रहीम डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद अफसल। आज हम अपने 10th क्लास का चैप्टर 17 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बेटा ALP सिलेबस के मुताबिक ये हमारा लास्ट टॉपिक है, अदरवाइज़ इसके बाद एक और टॉपिक भी है जो कि है सिंगल सेल प्रोटीन, बट वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो उस लिहाज से ये हमारा लास्ट टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है इसका नाम है अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग आप जानते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको हम रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी या रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, जिसमें हम DNA के अंदर मुख्तलिफ चेंजेस लाकर उसको इंसानी फलाह बहबूद के लिए कारगर बनाते हैं। बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट बाय द मैस कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूटिलाइज़ करते हुए हम क्या करते हैं कि इंसानी फलाह बहबूद के लिए या किसी भी दूसरे जानदार लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए को फ़ायदेमंद चीज़ बनाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस ये जिसके अंदर हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के अचीवमेंट्स को पढ़ना है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की अचीवमेंट्स हैं क्या, इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि बिफ़ोर जेनेटिक इंजीनियरिंग हमें अगर कोई प्रोडक्ट हासिल करनी होती थी तो उसके लिए हमें बहुत सारा कल्चर चाहिए होता था, बहुत सारी सबस्ट्रेट चाहिए होती थी जिनको हम प्रोडक्ट में तब्दील कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होता था कि 5 लाख शीप ब्रेन्स रिक्वायर्ड होते थे सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिलीग्राम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को प्रिपेयर करने के लिए। आप ये समझ सकते हैं कि बहुत सारी शीप्स की रिक्वायरमेंट होती थी, किसके लिए? जस्ट 5 मिलीग्राम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के लिए, जो कि एक बहुत ज़्यादा खपत थी उसके, और बदले में क्या होता था, बहुत थोड़ी सी मिकदार हमें हासिल होती थी। लिहाजा इसी प्रॉब्लम को, इसी तरह के और जो दूसरे मसाइल थे उनको ओवरकम करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारी इन्हांसमेंट की गई और उससे हमें बहुत सारा फ़ायदा भी हुआ, जिस तरह की अब हम फर्दर इसको डिस्कस करते हैं। अब ये हुआ कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंसुलिन एक ऐसी वैक्सीन है जिसको शुगर या डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ज़रूर इस्तेमाल किया जाता है। डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर इंसुलिन प्रॉपर पेंक्रियाज नहीं बनाता। आप ये पढ़ चुके हैं चैप्टर 14 के अंदर। चैप्टर 12 के अंदर हार्मोन के अंदर जब आपने पढ़ा है कि वहाँ पे पेंक्रियाज जो है वो हार्मोन बनाता है इंसुलिन। तो जब ये पेंक्रियाज हार्मोन बनाना छोड़ दे उस दौरान क्या होता है कि इंसान फिर ड्रग्स या डोज की सूरत में बाहर से हम इंसुलिन हासिल करते हैं। अब ये इंसुलिन डेफिनेटली कोई हार्मोन है, तो हार्मोन हम किसी वेजिटेबल्स या मिनरल से हासिल नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ ऐसी ड्रग्स होनी चाहिए जो कि इंसुलिन की बनी हो। तो उसके लिए हमारे पास एक वैक्सीन है जिसको हमने हासिल किया बैक्टीरिया से। अब वो बैक्टीरिया कहलाएगा GMO बैक्टीरिया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया कैसे बनता है इसको हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंट स्टेप्स अडॉप्ट किए जाते हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर ये चेंजेस आते हैं और बैक्टीरिया इस काबिल हो जाता है कि वो इंसुलिन को पैदा करें। अब उस इंसुलिन को डायबिटिक पेशेंट्स जो है वो हासिल करते हैं ताकि वो अपनी बॉडी के अंदर उसको हासिल करके अपनी डायबिटिक प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सकें। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जस्ट बिकॉज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग हम इस काबिल हुए कि हम एक बैक्टीरिया से, जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उससे हम क्या कर सके, अपने मसाइल को ख़त्म करने में कारगर साबित हुए हैं। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि 1977 में एक और बैक्टीरिया जिसका नाम था ई कोलाई। अब इस ई कोलाई बैक्टीरिया के ज़रिए से हमने क्या किया, हम इस काबिल हुए कि हम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को प्रिपेयर कर सकें। याद रहे ये वही हार्मोन है जिसको बनाने के लिए हमें 5 लाख भेड़ों का दिमाग चाहिए था, हमें 5 लाख शीप्स का ब्रेन चाहिए था। अब हमने क्या किया, हमारी वो 5 लाख शीप्स भी बच गई, ठीक है, वो हमारी भेड़ें भी बच गई। उसके बदले में हमने एक ऐसे जानदार को इस्तेमाल किया जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और वो रैपिडली ग्रोइंग भी है। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया जो है जिसका नाम क्या है बेटा, ई कोलाई बैक्टीरिया, और ये हमने कब तैयार किया? 1977 में, बिकॉज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, नेक्स्ट एक और हार्मोन जो कि इफ़ेक्टिव होता है अगेंस्ट लंग्स एंड ब्रेन कैंसर के लिए, यानी कि ब्रेन और लंग्स कैंसर के लिए जो इफ़ेक्टिव ड्रग हमारे पास है वो कौन सी है? थाइमोसिन वो ड्रग होती है बेटा जो लंग्स और ब्रेन कैंसर के लिए इफ़ेक्टिव है, और ये भी हमने किससे हासिल की? ये हार्मोन हमने बनाया जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए से।
ठीक है। नेक्स्ट बीटा एंडोर्फिन, एक अनदर हमारे पास ड्रग है या हमारी अचीवमेंट है बायोटेक्नोलॉजी में, जिसका जो किसके लिए यूज़ होती है, फॉर रिड्यूसिंग पेन, जो कि एक पेन किलर है। और उसके ज़रिए से हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए से हमने ब्रेन से बीटा एंडोर्फिन तैयार की, जो कि एक हाईली प्रोफाइल पेन किलर साबित हुई है। नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए से अभी एक ऐसा प्रोसेस हो चुका है कि जिसके ज़रिए से हमने सेफ वैक्सीन्स हमने तैयार कर लिए एनिमल्स के लिए, सेफ वैक्सीन्स हमने तैयार कर लिए इंसानों के लिए, ताकि हम अपने वायरल इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकें, ओवरकम कर सकें। बेटा याद रहे कि वो तमाम तरह के डिसऑर्डर्स जो बैक्टीरिया की वजह से हो, जो किसी दूसरे इन्फेक्शन जो कि बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, उनको बायोटिक इन्फेक्शंस कहते हैं और वो ट्रीटेबल भी है। बट वो तमाम इन्फेक्शंस जो वायरस की वजह से होते हैं, उनको ट्रीट करना थोड़ा मसला होता है, वो देर पा होते हैं, वो टाइम टेकिंग होते हैं। तो लिहाजा उनको ख़त्म करने के लिए हमें वैक्सीन यूटिलाइज़ करनी पड़ती है। वैक्सीन ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बॉडी के अंदर रह भी जाते हैं और वक्ती जो मौजूदा बीमारी होती है उसको ख़त्म भी करते हैं, और आगे आने वाले जो फ्यूचर के उसके हार्म्स होते हैं उससे भी हमें प्रिवेंट करते हैं। अब हम इस काबिल हो चुके हैं कि हम कैटल्स, मवेशी जितने भी हमारे हैं, भेड़ बकरियाँ, ऊँट घोड़े वगैरह, उनके लिए और इंसानों के लिए भी हम वैक्सीन तैयार कर चुके हैं उनके प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए। लाइक इंसानों में किसके लिए वैक्सीन तैयार की, हेपेटाइटिस बी के लिए, ठीक है। और एनिमल्स में पाँव और मुंह की जो बीमारियां होती थी, एंथ्रॉक्स वगैरह, उनको ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, वैक्सीन तैयार कर लिए हैं बिकॉज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। नेक्स्ट इंटरफेरॉन एक एंटीवायरल प्रोटीन है। ऐसी प्रोटीन जिसको हमने किससे हासिल किया, ऐसे सेल्स से हासिल किया जो कि इन्फेक्टेड होते हैं वायरस से, ठीक है। यानी कि इन्फेक्टेड सेल से हमने, अब देखें एक सेल इन्फेक्टेड है, वो ऑलरेडी बीमारी में घिरा हुआ है, तो हमने क्या किया, उसी के सेल्स को, जो बीमार सेल्स हैं, उसी को हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए से इस काबिल बना दिया कि वो उन्हीं अपने अंदर ही अंदर उस प्रोटीन को, उस बीमारी को ख़त्म कर दें और आगे हमें इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करें। और ये जो इंटरफेरॉन ड्रग है, इसको हमने कब तैयार किया, इस प्रोटीन को हमने 1980s में तैयार किया, ठीक है। तो ये आपके MCQ के हवाले से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यूरोकाइनेज एक ऐसी डिजीज़, एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, जो कि डिज़ोल्व करता है ब्लड क्लॉट्स को। अगर किसी ज़ख्म में, अगर या किसी भी बॉडी के अंदर या ब्रेन के अंदर, जिस तरह ब्रेन हेमरेज या ब्लड क्लॉट बन जाते हैं ड्यूरिंग हार्ट अटैक, तो उन अटैक्स के दौरान जो ब्लड क्लॉट्स बनते हैं उनको डिज़ोल्व करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए जो एंजाइम यूटिलाइज होते हैं उनका नाम क्या होता है, यूरोकाइनेज। तो ये आपका इंपॉर्टेंट MCQ भी है। तो ये यूरोकाइनेज फॉर्मेशन का जो सेरा है, ये किसके सर है, ये भी बिकॉज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग है। नेक्स्ट बेटा, अब ये जितने भी हम अचीवमेंट्स पढ़ रहे हैं, इंसुलिन प्रोडक्शन है, इंटरफेरॉन है, बीटा एंडोर्फिन है, ठीक है, या फिर हमारे पास ई कोलाई बैक्टीरिया से तैयार किए जाने वाले नेक्स्ट थाइमोसिन या फिर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है। ये सब के सब क्यों है, क्योंकि हम अब इस काबिल हो चुके हैं कि हम दूसरे जानदारों के अंदर ऐसे चेंजेस ला सकें जो हमारे फ़ायदे के लिए हों, जिनको हम अपने बेनिफिट्स के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से। और अब हम इस काबिल भी हो चुके हैं कि हम ह्यूमन सेल से, यानी कि एक एग सेल के अंदर ऐसा ट्रीट कर सकें, एग सेल के अंदर ऐसी तब्दीलियाँ ला सकें जो कि हेरिडेटरी डिजीज़ को भी ख़त्म कर सकती हैं। लाइक हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि जनरेशन टू जनरेशन आगे ट्रांसफ़र होती है। तो अब हम उसी मदर सेल के अंदर, मदर बॉडी के अंदर उस एग सेल में तब्दीली लाकर, चेंज लाकर हीमोफीलिया को डिज़ोल्व या उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो अब किसके लिए यूज़ होती है, ब्लड डिसऑर्डर के लिए। ब्लड डिसऑर्डर कौन से हमारे पास, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ये वो बीमारियां जो कि ब्लड कैंसर में शुमार होती हैं। इन बीमारियों को ओवरकम करने के लिए भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए से बहुत सारे ड्रग्स या बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल कर चुके हैं। और नॉर्मल जो जीन्स होते हैं उनको भी हम ट्रीट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू बोन मैरो में ट्रांसफ़र करने से, तो नेक्स्ट उनके अंदर इम्यूनिटी भी आ जाती है। अब लास्ट में हमारे पास ये है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो डेवलप्ड हो चुकी है ऐसे प्लांट्स को तैयार करने के लिए जो नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स हैं,
ठीक है, जो डायरेक्ट इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि जो यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र है उसकी खपत जो है खाद वगैरह की वो कम से कम होती है। तो ये भी डायरेक्टली हमारे पास एक बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है जो हमने प्लांट्स के अंदर हासिल कर ली हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारी डिफरेंट अचीवमेंट्स हैं जो हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए से हासिल की, या जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए से इंसान को फ़ायदा पहुंचाया। ठीक है, आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इस हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन या क्यूरी हो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।